नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आपकी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी भरा जा रहा है। आपने संभवतः देख भी लिया होगा और मैंने प्रैक्टिस सेट लाना प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हमारा जो है वो अपलोड हो चुका है चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप अन्य विषय भी पढ़ने चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संविधान, राजनीति शास्त्र, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ स्पेशल, उद्योग आदि की संबंधित वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आप जाकर के उसे देखिए। साथ ही हम जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, वह हिंदी से नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, KVS, NBS आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज यह सेट 2 है, यानी क्लास नंबर जो है आपका दूसरा है ये। चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। शांत रस का प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, शांत रस का प्रतिष्ठापक यानी कि प्रतिस्थापना करने वाले कौन से विद्वान थे? तो शांत रस की प्रतिस्थापना करने वाले, यानी प्रतिष्ठापना को आप स्थापना कह सकते हैं, स्थापना करने वाले विद्वान जो थे वो उद्भट महोदय थे। आनंदवर्धन का समय काल कब माना जाता है? समय काल का तात्पर्य होता है कि कब से कब तक यह मौजूद थे, ऐसा प्रमाण मिला रहा हो। तो ऐसा माना जाता है कि 9वीं सदी के उत्तरार्ध तक ये मौजूद थे। तो आनंदवर्धन का समय काल जो है वो माना जाता है 9वीं सदी का उत्तरार्ध। कोहबर की शर्त नामक उपन्यास किसने लिखा है? जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आपके लिए। कोहबर का शर्त नामक जो उपन्यास है उसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। और आप जानते हैं कि इसी फिल्म यानी उपन्यास को आधार बनाकर एक फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म का नाम है नदिया के पार। नदिया के पार भोजपुरी फिल्म है। यदि आप भोजपुरी को पढ़ते हो, समझते हैं तो आप उस फिल्म को ज़रूर देखें। वह कोहबर की शर्त नामक उपन्यास पर ही बनाई गई है। और उसके बाद उसी से आपकी एक फिल्म और बनती है, हम आपके हैं कौन, क्या सलमान खान और कौन कौन तो हैं उसमें। तो ये आप मेन बात ये है कि आप समझिए इसको, कोहबर की शर्त नामक उपन्यास पर ही फिल्म बनाई गई। कोहबर की शर्त के जो लेखक हैं वो केशव प्रसाद मिश्र जी हैं। आप बताइए, कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहा गया है? तो कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद्र को। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह एक रचना है। और इस रचना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस रचना को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। फूल नहीं रंग बोलते हैं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धर्मयुग नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जी हाँ मित्रों, धर्मयुग जो पत्रिका थी वह प्रकाशित होती थी बम्बई से, और इसके संपादक थे धर्मवीर भारती। ये देखिए, धर्मयुग और धर्मवीर ये दोनों मैच हो रहे हैं। धर्मयुग, धर्मवीर। धर्मयुग पत्रिका का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती ने। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? या तो बम्बई से, यानी कि मुंबई से होती थी। साथ साथ मेरा साया किस विधा की रचना है? जी हाँ मित्रों, साथ साथ मेरा साया जो है वो डायरी विधा की रचना है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने इसे लिखा है। 2004 में यह प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भगवान महावीर एक इंटरव्यू के लेखक कौन है। यानी एक रचना विधा है, भगवान महावीर एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी चंद्र जैन जी इसके लेखक हैं। हिंदी में एकेडमिक आलोचना अर्थात अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? जी हाँ मित्रों, तो इसका सूत्रपात किया था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको कई प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। जगन्नाथ दास का उपनाम था रत्नाकर। इन्होंने पोप का एक ग्रंथ था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किया, और उसका शीर्षक क्या था? तो समालोचना दर्श था। समालोचना दर्श शीर्षक नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। हिंदी नवरत्न में कौन कौन से विद्वान शामिल थे? मित्रों, मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु आप जानते हैं कौन कौन लोग थे? मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यानी गणेश, श्याम, सुखदेव ये तीनों लोग थे, और तीनों आपस में भाई भाई थे ये तीनों। तो इन्हें तीनों को मिलाकर के मिश्र बंधु कहा जाता था, और ये तीनों मिलकर ही कई रचनाएं किए हैं। तो इन्होंने ही हिंदी नवरत्न की रचना की थी। उसमें इन्होंने 9 कवियों को शामिल किया था और उनके बारे में वर्णन किया था।
अब हम जानेंगे कि हिंदी नवरत्न के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान शामिल थे। उसमें थे आपके तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र। ठीक है मित्रों, आप जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें यह पूछा गया था कि हिंदी नवरत्न में कौन कौन से विद्वान शामिल नहीं थे। ऐसा ऑप्शन करके जायसी का नाम दे दिया था एक ऑप्शन में, तो जायसी इसमें शामिल नहीं है। तो आप याद कर लीजिए कौन कौन थे। कबीर, सूर, तुलसी, तो जैसे आप जानते हैं प्रसिद्ध कवि हैं। उसके अलावा आपके देव, बिहारी, भूषण, मतीराम, केशव, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, ये इतने लोग जो थे वो हिंदी नवरत्न में शामिल थे। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा था? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गुल की बन्नो एक कहानी है, उस कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की और भी रचनाएं हैं। ठेले पर हिमालय, आपने पढ़ा है इसको? ठेले पर हिमालय नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, 12th में पाठ्यक्रम में था ये। गुल की बन्नो की कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ग्लोबल गांव का देवता। यह एक महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि टीजीटी 2021 में जो एक प्रश्न आया था, ग्लोबल गांव का जो देवता नामक उपन्यास है उसमें किस जगह का वर्णन किया गया है। तो आप हल्के में ना लीजिए, बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में। यदि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए टीजीटी पीजीटी या कोई भी परीक्षा हो वह आपके लिए थोड़ा सा आसान होगी, क्योंकि नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम भी इतना विशाल है कि उसमें सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम शामिल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल गाँव का देवता नामक जो उपन्यास है उसे लिखा था किसने? रणेंद्र महोदय ने लिखा था। छत पर अपर्णा उपन्यास का रचना वर्ष क्या है? जी हाँ मित्रों, 1988 इसका प्रकाशन वर्ष है और इला डालमिया इसकी लेखिका रही हैं। रविंद्र कालिया द्वारा लिखा गया निबंध खुदा सही सलामत है का वर्ण विषय क्या है? यानी उसमें किस विषय वस्तु को आधार बना करके यह निबंध लिखा गया? मित्रों, यह निबंध जो है वो 2 भाग में है। प्रथम भाग में नारी के शोषण का चित्रण किया गया है और द्वितीय भाग में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, आधे अधूरे को। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आपने देखा कि उसमें किस प्रकार से उस नाटक का जो प्रत्येक पात्र है, यानी चाहे सावित्री हो, चाहे सावित्री के पति हो, उनकी 2 बेटियां हैं, ये सभी जो है स्वयं को परिपूर्ण करने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं और अंततः इन्हें पता लगता है कि कहीं भी कोई भी परिपूर्ण नहीं है। तो यह आधे अधूरे जो नाटक है वह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा जाता है और इसके लेखक है मोहन राकेश जी। गद्य व पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? मित्रों, राउल बेल को कहा जाता है। आप जानते हैं लेखन शैली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक तो गद्य हो गया, दूसरा का पद्य होगा, और जिस भी रचना में आपको गद्य और पद्य दोनों का मिला जुला हुआ रूप मिले उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे चंपू काव्य। जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो वो कहा जाता है चंपू काव्य। उपनिवेश में स्त्री एक रचना है। उपनिवेश में स्त्री नामक स्त्री विमर्श किसका है? जी हाँ मित्रों, इस स्त्री विमर्श को एक स्त्री नहीं लिखा है, वो लेखिका है प्रभा खेतान जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और काशी में। जयशंकर प्रसाद के कितने ही नाटक हैं जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुवशामनी, स्कंदगुप्त, कामायनी महाकाव्य को तो आपने पढ़ा ही है। यह अधिकतर आपकी परीक्षा में इससे पंक्तियाँ पूछी जाती रहती हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम था पंडित गंगादत्त पंत। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी किसे माना जाता है? ऐसा माना जाता है महादेवी वर्मा को, जिन्हें कि आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? मित्रों, समस्या पूर्ति जो थी वो भारतेंदु युग की विशेषता थी। उसमें प्रत्येक कवि या लेखक क्या करता था, अगले कवि को एक समस्या दे दिया करता था। एक ऐसे कविता के माध्यम से एक प्रश्न दे दिया करता था
जिसे उसका उत्तर या उसकी पूर्ति करनी होती थी, उसी को कहा जाता था समस्या पूर्ति। तो यह समस्या पूर्ति जो थी वो भारतीय युग की विशेषता रही है। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? तो सिद्ध संप्रदाय के कवियों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। हमने संप्रदाय भी पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर, आप देखिएगा जरूर इसको। मलुकदास के गुरु का क्या नाम था? मलुकदास के गुरु थे पुरुषोत्तम दास जी। कौन थे? पुरुषोत्तम दास जी। मलुकदास का नाम सुना है आपने? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुखा कह गए सबके दाता राम। ये वही मलुकदास हैं जिन्होंने जो है आलसियों के लिए इस पंक्ति को कहा है। और एक पंक्ति और भी प्रचलित है, ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो उसी से मिलता जुलता ये भी है। चलिए आगे देखते हैं हम। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये पंक्ति किसने और किसके बारे में कही है? मित्रों, यह पंक्ति जो है वो भारतेंदु ने कही थी और रसखान के बारे में कही थी। क्योंकि आप जानते हैं रसखान जो थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन वो कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि वो इतने अच्छे तरीके से कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनमें लीन रहते हैं, उन पर आधारित कितनी रचनाएं उन्होंने लिखी है कि इन मुसलमान हरिजन पर, हरिजन का तात्पर्य होता है कि हरि की सेवा करने वाले, हरि के लोग यानी भगवान की सेवा करने वाले जो भगवान के लोग हों, उन पर जो है करोड़ों हिंदुओं को निशार करता हूँ, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। लिखना वाली किसकी कृति है? लिखना वाली कृति है विद्यापति की। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे चैनल पर 2 मिनट में जानो बहुत कुछ शीर्षक के नाम से कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं। उसमें हमने कवियों और लेखकों के बारे में बताया है, जिसमें उनका जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु स्थान, उनके माता पिता का नाम और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का नाम। तो इतना आप याद कर लेते हैं तो किसी भी कवि के बारे में बहुत हो जाता है, बहुत ही सार्थक साबित होगा आपके लिए। आप जरूर जाकर के उसे पढ़ें, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जाके यूट्यूब में सर्च कीजिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास जो अभी आप पढ़ना चाहते हो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसे में जाकर के देखिए। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य जो कि 1931 से प्रकाशित हुआ था, ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है ये किसने लिखा था? इसे लिखा था श्याम सुंदर दास जी ने। वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? जी हाँ मित्रों, वर्ण रत्नाकर जो कृति है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर कृति ज्योतिश्वर ठाकुर की। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? सबरस को माना जाता है। सबरस के लेखक कौन थे? मुल्ला वजही थे। रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा में आपके पूछा गया था। अपोलो का रथ किसकी रचना है? जी हाँ मित्रों, एक श्रीकांत वर्मा की रचना है और 1975 में प्रकाशित हुई थी यह अपोलो का रथ। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? पहला सुसंगठित जो दैनिक पत्र था वह भारत मित्र था। और पहला पत्र आप जानते हैं उदंत मार्तंड था। चलिए आगे देखेंगे हम। महिम भट्ट के पिता का क्या नाम था? श्रीधैर्य। महिम भट्ट के पिता का नाम था श्रीधैर्य। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी? जी हाँ मित्रों, भावों की संख्या उन्होंने 49 मानी है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और रस इन्होंने 8 ही स्वीकार किए हैं भरत मुनि ने। भरत मुनि का जो जीवन काल है वह 2री शताब्दी तक माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि नाट्यशास्त्र की रचना इन्होंने 2री शताब्दी में की थी और ये 2री शताब्दी में मौजूद रहे हैं। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। और नाट्यशास्त्र किसने लिखा? या मैंने अभी आपको बताया, भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र को। कठगुलाब नामक उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था और मृदुला गर्ग जो है इसकी लेखिका रही हैं। लिबर्टी के देश में किसकी रचना है? लिबर्टी के देश में एक रचना है, आपसे पूछा जा रहा है किसकी रचना है। तो यह रचना जो है वो सतीश आलोक की है और 1997 यानी 1997 में यह प्रकाशित हुई थी। दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? जी हाँ मित्रों, दोहरा अभिशाप जो है वो कौशल्या वैशंती की आत्मकथा है। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी प्रकार की बहुत सारी पंक्तियाँ कही है। अंधेरे से परे किसका उपन्यास है? जी हाँ मित्रों, यह उपन्यास जो है वो सुरेंद्र वर्मा का है और 1980 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आप बताइए, झुनिया नामक जो उपन्यास है एक, उसकी विषय वस्तु क्या है?
मित्रों, उस उपन्यास में बिहार के गांव का चित्रण किया गया है और उसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, उपन्यास का वर्ड विषय पूछा जाता है। सारे उपन्यासों को आप पढ़ लेंगे, इतना आसान नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट को हर सॉल्व करते रहिए, आपके लिए थोड़ा आसान हो ही जाएगा। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है जोला को। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी जो हैं, इन्हें जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें कानन डायल भी कहा जाता है। आठवां सर्ग नामक नाटक प्रथम बार किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जी हाँ मित्रों, यह हत्या नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा ने इसको लिखा था। अब आप बताइए कि प्रज्ञा साहित्य नामक जो पत्रिका है, प्रज्ञा साहित्य नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रज्ञा साहित्य नामक पत्रिका के संपादक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आज का ये। और कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही यदि आप कोई भी क्लास चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम किसके नाम से मिलेगा आपको? टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। वहाँ पर आपको यह हमारा इस चैनल मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइए। और जिस भी क्लास को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो सारी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब, लाइक भी करते जाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते जाइए। पढ़ते रहिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम आपको किस रूप में देना है? चैनल को सब्सक्राइब करके, सपोर्ट करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरा योगदान देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर बने रहे और इस क्लास को देखने के लिए। ये देखिए, हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उन सभी क्लासेस का अध्ययन कीजिए और अपने लिए एक नौकरी को हासिल कर लीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।